हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाएंगे, उपसहसंयोजकता। बहुत दिनों बाद आज क्लास शुरू किए हैं, आप लोगों को डेली वीडियो अपडेट करेंगे। तो उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक यौगिक, ये ग्रुप ब्रैकेट के अंदर से ये देखिएगा, ये है हमारा उपसहसंयोजक यौगिक। ग्रुप ब्रैकेट के अंदर जो आते हैं उसे उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। संयोजक यौगिक, ये जो है इसे लिगेंड बोलते हैं। ये हमारा लिगेंड है और ये आयनिक क्षेत्र है। ये हमारा आयनिक क्षेत्र है। अब देखिएगा, तो और देखिएगा, जैसे लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उसे समन्वय संख्या कहते हैं। लिगेंड के साथ जितने भी उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे उसे हम समन्वय संख्या बोलेंगे। ये देखिएगा, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर जितने, ये हमारा उपसहसंयोजक यौगिक है, ये लिगेंड है और ये हमारा आयनिक क्षेत्र है। और जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। धन आयन से ये पोटेशियम है। आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी नियम से निकालेंगे तो अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसे इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम को अस्थायी होने के लिए 8 की आवश्यकता है। तो ये 7 को ग्रहण नहीं करेगा, 1 को त्यागेगा, तो ये प्लस में है। और अगर ये वाला भाग हमारा जो है धन आयन में है तो ये वाला भाग हमारा ऋण आयन में होगा। और से यहाँ पर देखिएगा, ये क्लोरीन है, ये माइनस में है तो ये हमारा प्लस में होगा। यहाँ भी ये माइनस में है तो ये हमारा जो है प्लस में होगा। अब देखिएगा, और जब लिगेंड का हम नामकरण करते हैं, जैसे यहाँ पर अब ग्रुप ब्रैकेट के बाहर जो यहाँ पर लिगेंड है, ये जो लिगेंड है जब इसका हम नामकरण करेंगे तो इसका एक समान नाम साधारण जो होता है वही हम बोलेंगे। जैसे क्लोराइड है, इसका नाम क्लोराइड ही होगा। लेकिन अगर ये लिगेंड, जैसे यहाँ पर ये लिगेंड अगर ब्रैकेट के अंदर है तब इसे यहाँ पर लिगेंड के अंदर ओ लगा देते हैं तो इसका नाम से क्लोराइड है। इसको हम समान नाम बोलेंगे क्लोराइड, क्लोराइड ही बोलेंगे। लेकिन अब जब ये ब्रैकेट के अंदर अगर लिगेंड होगा तो इसके नाम के अंत में हम ओ लगाते हैं तो यहाँ से क्लोराइड है तो हो जाएगा क्लोराइडो, यहां पर हो जाएगा क्लोराइडो। अगर जो है साइनाइड आता है तो यहां पर हो जाएगा साइनाइडो। तो इसके लिगेंड के, अगर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड आते हैं तो वहां पर हम ओ लगा देंगे, जैसे यहां पर ये है। अब बताएं आपको, अब देखिएगा जो कुछ लिगेंड इधर है, ये लिगेंड है, नाम है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ये से एक्स, ये हैलोजन परमाणु है। अब हैलोजन यानी हैलाइड, अब हैलोजन के स्थान पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। ये साइनाइड है और इसका नाम साइनाइडो है, ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। ये NO2 है, इसका नाम नाइट्रो है, ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। ये CO3 है, इसका नाम कार्बोनेटो है और ये ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। ये C2O4 है, ये ऑक्सीलेटो है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। ये SO4 है, इसका नाम है सल्फेटो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है -2। ये H2O है और इसका नाम एक्वा है और ये ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 0 होगी, ये उदासीन है। ये CO है, ये इसका नाम कार्बोनिल है, ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। NH3 ये एमीन है, ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। NO ये नाइट्रोसिल है, ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। EN है, ये एथिलीन डाइमीन है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अब देखिएगा, इन सभी का ऑक्सीकरण अवस्था अभी हम यहाँ साइड में निकाल के बताएंगे। तो पहले जब हम उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, तो पहले हम धनायन को लिखेंगे, धनायन के बाद फिर लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड के लिखने के बाद फिर जो है केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे। जिसे देखिएगा, इसमें ये हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है तो ये हमारा आयनिक क्षेत्र, ये धन आयन है। और ये जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और ये लिगेंड है। तो पहले हम धनायन को लिखते हैं, फिर लिगेंड को लिखेंगे, फिर जो है
केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते हैं। कहने का मतलब पहले हम आयनिक क्षेत्र लिखेंगे, आयनिक क्षेत्र के बाद फिर हम लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड के बाद फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर है ये K4 है, K4 है तो यहाँ पर आप 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। ये K पोटेशियम है तो इसका सीधा सीधा आप नाम लिख दीजिए पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, अब लिख दिया हम पोटेशियम। अब हमें लिगेंड का नाम लिखना है तो ये साइनाइड है। अब यहाँ पर देखो 6 है तो यहाँ पर हम बोलेंगे हेक्सा। क्या बोलेंगे? हेक्सा, हेक्सा, ये हो गया हेक्सा। अब ये साइनाइड देखो ब्रैकेट के अंदर है साइनाइड, तब यहाँ पर ओ लगाएंगे तो लिगेंड का नाम हो जाएगा यहाँ पर साइनाइडो, साइनाइडो। अब केंद्रीय धातु परमाणु हमारा फेरस है यानी आयरन, आयरन। अब हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। अब ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकलता है ये पहले देखिएगा। ये पोटेशियम है, पोटेशियम का एक होता है, सभी को पता है, यहाँ पर एक गुणे। अब इसके अणु 4 तो यहाँ पर 4 कर दो प्लस F इसका निकालना है फेरस का तो X हो गया। अब साइनाइड, अब इसके अणु देखो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आप 6 कर दो फिर गुणे। अब साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -1, तो यहाँ पर गुणे करके आप -1 कर दो, -1 बराबर। एक चीज और समझेगा, इसे आयनिक जो क्षेत्र है यहाँ पर बराबर करके आप 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आयन में कुछ भी नहीं है। अगर इसे आयनिक क्षेत्र में 2 3 4 5 6 1 होता तो आप यहाँ पर बराबर करके 1 लिखते हैं। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस X प्लस, अब 1 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा? -6 बराबर 0। ठीक, अब देखिएगा ये यहाँ पर सीधा सीधा हो गया। अब X, अब 6 में से 4 गए कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पर हो गया 6 में से 4 गए 3 तो सीधा सीधा यहाँ डायरेक्ट आप कर दो, ये माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +3। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आया, कितना आया है? +3 आया है। यहाँ पर आप लिख दो रोमन अंकों में 3। अब देखिएगा इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो आयरन, ये आयरन 3rd, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक, अब इसी तरीके से अब हम दूसरे का आपको निकाल के बताते हैं। देखिएगा जैसे ये आपको इसके साथ लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे से हम मिटा रहे हैं। अच्छा, अब भाई देखिएगा, अब हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है तो ये देखिएगा इसे यहाँ पर K3 है तो K3 दो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखिएगा अब यहाँ पर लिगेंड है तो इसकी संख्या 4 है, जब 4 होगा तो टेट्रा लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया टेट्रा। देखो पोटेशियम टेट्रा C2O4, देखो C2O4 का इसका नाम क्या है? ऑक्सीलेटो। यहाँ पर आप लिख दीजिए ऑक्सीलेटो। अब केंद्रीय धातु परमाणु हमारा Cr क्रोमियम है तो यहाँ पर लिख दीजिए क्रोमियम, यहां पर आप लिख दीजिए क्रोमियम, क्रोमियम। अब हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो अभी स्पेस दे रहे हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। देखो अब ये पोटेशियम है, अब पोटेशियम का हमको ऑक्सीकरण, पोटेशियम है तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था 1 होता है, पता है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे। अब इसके अणु 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फिर प्लस क्रोमियम का निकालना है, जिसका निकालना होता है उसे X मानते हैं, प्लस C2O4 इसके अणु 4 यहाँ पर 4 कर दीजिए फिर गुणे। अब ऑक्सीलेट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? -2, यहाँ पर आप कर दीजिए -2 बराबर, आयनिक संख्या कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 कर दीजिए। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, फिर प्लस X प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, यहाँ हो गया -8 बराबर 0। अब देखिएगा 8 में से 3 गए कितना आ जाएगा? 5, तो X बराबर ये पश्चांतर 9 करेंगे तो माइनस से इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर आ गया +5। अब देखिएगा यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितना आया? +5, यहाँ पर आप लिख दो। ये हो गया हमारा इसका, देखिएगा आप पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो क्रोमियम 5, ये जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 5 पाई है। केंद्रीय धातु परमाणु का हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होता है।
अब देखिएगा इसे ले लीजिएगा, फिर हम इसे मिटा के अगला बता रहे हैं आपको। देखिएगा अब जैसे ये है, अब हमको इसका करना है, तो इस कंडीशन में पहले हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखते हैं। ठीक, अब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर 6 है। जब 6 होगा, देखो जब 3 होगा तो ट्राई, 2 होगा तो डाई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, और 7 होगा सेप्टा, 7 होता नहीं है। अब देखिएगा यहां पर हो गया हेक्सा, देखो हेक्सा एमीन का हो जाएगा एमिनो, हेक्सा, हेक्सा एमिनो, देखो हेक्सा एमिनो। अब केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे तो हेक्सा एमिनो कोबाल्ट, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट। अभी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना थी, ये क्लोराइड, ये 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, समान नाम साधारण लिख दीजिए यहां पर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, लिख दीजिएगा क्लोराइड। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिएगा, अब हमको यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट का निकालना है। ठीक, अब कोबाल्ट का निकालना है तो ये X इसे मानेंगे, X प्लस अमोनियम, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर गुणे अमोनिया NH3, NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0, यहाँ पर लिख लो 0, फिर प्लस, फिर देखो क्लोरीन, अब इसकी अणु 3 है, यहाँ पर हो गया 3, गुणे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्लोरीन का होता है -1, यहाँ पर हो गया -1 बराबर आयनिक क्षेत्र में कुछ नहीं, यहाँ पर आप 0 लिख दो। अब फिर गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर 6 हो गया, अब 0 को पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। 1 का गुणा 3 करेंगे कितना आएगा -3, तो यहाँ पर हो गया -3 बराबर 0। अब इसका जब आप पक्षांतर नयन करेंगे तो x बराबर +3 आ जाएगा। अब देखो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ गया है, +3, यहाँ पर लिख दीजिए 3। अब देखो इसका क्या हो गया, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, ये कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है क्लोराइड। देखिएगा पहले हम धनायन को लिखते हैं, धनायन के बाद लिगेंड को लिखते हैं, लिगेंड के बाद जो है लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का लिखते हैं। और अगर धनायन नहीं है, ऋणायन दिया है, तो पहले हम लिगेंड को लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे, फिर इसके बाद आयनिक क्षेत्र को लिखेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर अगला आपको हम बताते हैं, अब इसे हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। अब देखिएगा ये वाला है, अब इसका हमें ऑक्सीकरण अवस्था करना है, तो पहली बात देखो यहाँ पर NH3 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंटा एमीन। क्या लिखेंगे पहले, पेंटा एमीन, पेंटा, देखो पेंटा यहां पर हो गया पेंटा एमीन। अब देखो ये लिगेंड के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, यहां पर क्लोराइडो, पेंटा एमीन पेंटा एमीन क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो के बाद फिर केंद्रीय धातु परमाणु हमारा कोबाल्ट है, यहां लिख देंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। अभी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हैं, कोई फिर क्लोराइड है, यहां पर लिख देंगे आप क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखिएगा हमारे प्रिय स्टूडेंट, इसका अब हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं कोबाल्ट का। तो यहां पर देखो ये कोबाल्ट है, इसका हमें निकालना, जिसे X मानेंगे प्लस NH3, इसके अणु 5 है, यहाँ पर हम कर दिए 5 गुणे NH3 की समन्वय ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, यहाँ पर हो गया 0 हो गया, फिर प्लस क्लोरीन का होता है -1, फिर प्लस यहाँ पर इसका भी अणु 2 है तो यहाँ 2, फिर गुणे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 बराबर 0। अब देखिएगा X प्लस, अब 0 का पारा 5 जब पढ़ोगे 0 आएगा, यहाँ पर हो गया सीधा सीधा +1, अब -1 प्लस, अब 2 1 2 हो गया, तो यहाँ पर हो गया -2 बराबर 0। अब देखिएगा X बराबर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +3। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था आ गई है +3, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर लिख दीजिए आप 3,
उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप पूछेगा, इसका और विस्तृत से आपको हम समझाएंगे। और आप लोगों को डेली वीडियो एक अपलोड करेंगे टाइम से, बीच बीच में लाइव क्लास भी लेंगे। और आप लोग को ये समझ में आया या नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।